नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स जो हम करने जा रहे हैं वो है हाइपरलिंक्स। HTML लिंक्स बोल सकते हो या इनको हाइपरलिंक्स बोल सकते हो। हाइपरलिंक्स स्टूडेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम नेविगेट कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। हम कई बार एक पेज के अंदर ही नेविगेट कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एक ही पेज के अंदर। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और बता दूँ, ये हाइपरलिंक्स जरूरी नहीं कोई वर्ड हो, ये कोई पिक्चर भी हो सकता है, कोई ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है जिस पे क्लिक करके हम नेविगेट कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में या विद इन द सेम पेज। तो ए टैग इसके लिए यूज होता है स्टूडेंट्स। ए टैग इज यूज टू डिफाइन HTML लिंक्स। आप इनको हाइपरलिंक्स भी बोल सकते हो। हेयर ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग। ये जो ए है, ए का मतलब कोई पूछ सकता है आपसे कि ए टैग हाइपरलिंक बनाने के लिए तो यूज होता है, लेकिन इस ए का मतलब क्या है, ए की फुल फॉर्म क्या है, तो हम ए को बोलते हैं एंकर टैग। तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए एग्जाम्पल नीचे, ए HREF। स्टूडेंट्स HREF की फुल फॉर्म कोई पूछ सकता है आपसे, तो HREF की फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस, तो हाइपर रेफरेंस में हम किसी भी वेबसाइट, वेब पेज का लिंक दे सकते हैं, चाहे वो वेब पेज, वेबसाइट आपका सेम वेबसाइट के अंदर हो, सेम फोल्डर में हो, या किसी एक्सटर्नल लोकेशन पर हो, किसी रिमोट लोकेशन पर हो। आपका लोकल कंप्यूटर में भी हो सकता है, रिमोट कंप्यूटर में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रिमोट कंप्यूटर का एग्जांपल दिया है, मैंने www.gmail.com किया है, तो जीमेल के सर्वर से ये कनेक्ट करने के लिए मैंने ये लिंक दिया है, और इसमें जीमेल अकाउंट मैंने लिखा है और फिर मैंने एंकर टैग को बंद कर दिया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल हाइपरलिंक। आगे मैंने एक कमेंट लिखा हुआ है, दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल हाइपरलिंक। क्यों एक्सटर्नल इसलिए हाइपरलिंक बोला है क्योंकि हम एक पेज से किसी दूसरी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे जा रहे हैं। तो इस टाइप के जो लिंक होते हैं एक्सटर्नल हाइपरलिंक होते हैं। जब हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं तो इस टाइप के जो लिंक होते हैं उनको हम एक्सटर्नल हाइपरलिंक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेरा हाइपरलिंक है, आपसे पूछा जाए तो इसमें हाइपरलिंक क्या है, इसमें हाइपरलिंक है जीमेल अकाउंट। इस जीमेल अकाउंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम www.gmail.com वाली साइट पे चले जाएंगे। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स, इंटरनल हाइपरलिंक। दीज लिंक्स आर यूज टू नेविगेट विद इन ए वेब पेज। देखो, अगर एक ही सेम वेब पेज के अंदर ही हमें नेविगेट करना हो, हमें ऊपर नीचे किसी टॉपिक पर सेम वेब पेज के अंदर, तो इस टाइप के जो लिंक्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइपरलिंक्स। और एक्सटर्नल हाइपरलिंक्स, दीज लिंक्स आर यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज। जब हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में नेविगेट करते हैं तो उस लिंक को बोलते हैं हम एक्सटर्नल हाइपरलिंक। तो विद इन द सेम पेज इंटरनल हाइपरलिंक, वन पेज टू अनदर पेज एक्सटर्नल हाइपरलिंक। तो इंटरनल हाइपरलिंक का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए टैग हैज़ टू मेन एट्रीब्यूट्स टू डिफाइन HTML इंटरनल हाइपरलिंक्स। अगर हमें इंटरनल हाइपरलिंक्स को डिफाइन करना हो तो दो मेन एट्रीब्यूट हमारे पास आते हैं। वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? नेम एंड HREF। पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि एंकर टैग के साथ मेन टू जो इम्पोर्टेंट है एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। वहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नेम और HREF हमारे पास दो मेन ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो एंकर टैग के साथ यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा HTML, हेड टैग स्टार्ट किया, उसके बाद टाइटल में मैंने लिख दिया माई पेज, तो टाइटल हो गया। स्टूडेंट्स ये ध्यान दो, हमने हेड और टाइटल को कैसे बंद किया। देखो, हेड के बाद मैंने टाइटल लिखा है ना, तो पहले टाइटल को ही क्लोज किया, बाद में हेड को क्लोज किया। हमें ऐसा ही करना है। ये नेस्टिंग बहुत बढ़िया है। अगर मैं ऐसे लिख देता, मैं हेड लिखता, टाइटल लिखता और पहले मैं हेड को क्लोज कर देता फिर टाइटल क्लोज कर देता, तो वो एक गलत नेस्टिंग है, गलत सिंटैक्स हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। फिर मेरा बॉडी सेक्शन आ गया, और बॉडी सेक्शन में मैंने एंकर टैग का यूज़ किया है। मैंने लिखा ए नेम इज इक्वल टू टॉप, आगे डेफिनेशन आ गई। तो इसमें जो कंप्यूटर वाला वर्ड है वो मेरा एक हाइपरलिंक बन गया, लेकिन हाइपरलिंक नहीं है ये, जस्ट हाइपरलिंक नहीं है। हाइपरलिंक तो हम नीचे देंगे। ये मैंने इसका नाम दिया है, इस लोकेशन का नाम दिया। जैसे बुक मार्क होते हैं ना, MS वर्ड में आपने बुक मार्क पढ़े होंगे, तो बुक मार्क्स पे क्लिक करके हम पर्टिकुलर लोकेशंस पे चले जाते हैं, तो एक तरीके का ये बुक मार्क कह सकते हो आप। तो मैंने इसका नाम दिया टॉप। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पेज लिया है जिसमें बस एक डेफिनेशन है। आपका पेज बहुत बड़ा हो सकता है, एक ट्यूटोरियल पेज हो सकता है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जाने के लिए मैं किसी भी हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं करस्पॉन्डिंग हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा तो मैं करस्पॉन्डिंग टॉपिक पे चला जाऊँगा।
उसके लिए अगर आपका पेज सेम है तो हम क्या करेंगे, मैंने लिखा नीचे HREF इज इक्वल टू हैश टॉप। टॉप जो मैंने ऊपर नाम लिखा था ना, एंकर टैग का नाम लिखा था, वो मैंने लिख दिया हैश के साथ, हैश टॉप, टॉप ऑफ द पेज। इसका मतलब मेरा पेज ये काफ़ी बड़ा है मान लो, और मैं टॉप ऑफ द पेज, ये एक हाइपरलिंक है, जब इस पर क्लिक करूँगा तो मैं सीधा टॉप पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मेरी कंप्यूटर वाली डेफिनेशन है। तो इस तरीके से हम इंटरनल हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल हाइपरलिंक का यूज़ हमने स्टूडेंट्स पीछे देखा था। ये जो है एक्सटर्नल हाइपरलिंक का यूज़ है, ये लिखा है AHREF.gmail.com, जीमेल अकाउंट और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ये एक एक्सटर्नल हाइपरलिंक का एग्जांपल है, और ये जो हमने यहाँ पे देखा है ये एग्जांपल है आपका इंटरनल हाइपरलिंक का। तो स्टूडेंट्स ये करके देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने हाइपरलिंक्स बनाए हैं वो हाइपरलिंक्स वर्ड्स बनाए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने gmail.com, जीमेल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट मेरा हाइपरलिंक है, जिस पे क्लिक करके मैं www.gmail.com पे चला जाऊँगा। तो ये हाइपरलिंक की जगह, हाइपरलिंक किसी वर्ड की जगह यहाँ पे कोई इमेज भी हो सकती थी। मतलब मैं जीमेल अकाउंट की जगह IMG टैग को यूज़ करके कोई इमेज भी इंसर्ट कर सकता था। उस केस में क्या होता, जब मेरी वो इमेज एक हाइपरलिंक का काम करती, जब मैं उस इमेज पे क्लिक करता तो मैं www.gmail.com वाले पेज पे चला जाता। तो जीमेल अकाउंट की जगह मैं IMG टैग को यूज़ करके इमेज को भी यूज़ कर सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टाइल एट्रीब्यूट। जनरली जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है ना स्टूडेंट्स, ये CSS को इंसर्ट करने के लिए होता है। CSS स्टूडेंट्स, CSS लिख लो। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, 3 टाइप की ये शीट्स हमारे पास आती हैं, जिनमें से एक होती है इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये एक इनलाइन स्टाइल शीट का ही एग्जांपल है। इनलाइन स्टाइल शीट में क्या होता है, जो हमारे टैग एलिमेंट होते हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट होते हैं, उनका ही एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम CSS को यूज़ कर सकते हैं अपने HTML के प्रोग्राम्स में। तो द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट। मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम अपने एलिमेंट्स के साथ स्टाइल ऐड कर सकते हैं, जैसे कलर, फॉन्ट, साइज और जो और दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं वो हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग द स्टाइल टैग। तो क्या लिखा है यहाँ पे, HTML हेड टैग यूज़ किया, उसमें टाइटल में लिखा जैसे माई पेज, फिर नीचे बॉडी सेक्शन आ गया। बॉडी सेक्शन में मैंने पैराग्राफ यूज़ किया है, पैराग्राफ ब्रेक, और पैराग्राफ के साथ मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ। मैंने लिखा P स्टाइल इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स के अंदर कलर कोलन रेड सेमी कोलन। स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है ना P स्टाइल इज इक्वल टू कलर कोलन रेड सेमी कोलन। आप इसके बाद और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे मैंने आगे लिखना है फॉन्ट साइज, तो मैं आगे लिखूंगा फॉन्ट हाइफन साइज कोलन 50 px। px का मतलब होता है पिक्सल, और डबल कोट्स में उसको क्लोज कर देंगे। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स आएंगे उनको हम सेमी कोलन से टर्मिनेट करते रहेंगे। जैसे मैंने लिखा है P स्टाइल इज इक्वल टू कलर कोलन रेड, फिर सेमी कोलन लगाया। ऐसे ही अगर मैं और भी एट्रीब्यूट डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, आगे सेमी कोलन लगाना पड़ेगा मुझे। तो इसमें दिस इज़ ए रेड पैराग्राफ, ये जो है दिस इज़ ए रेड पैराग्राफ, ये आपका रेड कलर में लिखा आएगा वहाँ पे स्क्रीन पे। ये इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया है, और उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट्स में भी मैंने कलर लिखा है रेड। तो इसलिए रेड, दिस इज़ ए रेड पैराग्राफ, जो ये लिखा हुआ है मैंने, ये पैराग्राफ मेरा रेड कलर में आएगा। जबकि नीचे मेरा हेडिंग 1 स्टाइल है, और हेडिंग 1 के लिए मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया है, उसमें मैंने लिखा फॉन्ट साइज 60 px। तो हेडिंग 1 जो है HEADI, ये हेडिंग 1 लिखा हुआ है ना, हेडिंग 1 का स्टाइल तो होगा, हेडिंग 1 तो वैसे हेडिंग 1 लेवल पे लिखा जाएगा, लेकिन इसका फॉन्ट साइज आपका 60 पिक्सल्स का रहेगा यहाँ पे, 60 px। देखो मैंने कैसे लिखा है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मेरे वीडियो को बीच में पॉज करके आप अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आगे जा रहा है तो आप बीच में पॉज करके अपनी नोटबुक पे ये उतार सकते हो, लिख सकते हो, आपके काम का है बहुत ही। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगला एट्रीब्यूट जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आता है, लैंग एट्रीब्यूट। लैंग एट्रीब्यूट का मतलब है लैंग्वेज के लिए। स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट्स जो वेब पेजेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोगों के साथ यूज़ होते हैं। तो हम अपने ताकि हम अपनी जो है जो हम वेब पेज बनाने जा रहे हैं, जो वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, उसमें अगर हम अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, सेव रखना चाहते हैं, तो हम वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो द लैंग एट्रीब्यूट ऑफ द HTML टैग डिक्लेयर्स द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज। वेब पेज की लैंग्वेज को डिक्लेयर करने के लिए HTML टैग का ही एक एट्रीब्यूट है लैंग। कैसे यूज़ हो रहा है ये नीचे देखो,
जब हम HTML टैग लिखते हैं सबसे ऊपर, क्योंकि मैंने बताया था कि HTML जो है एक रूट एलिमेंट होता है हमारे वेब पेज का, तो हम क्या लिखेंगे HTML lang इज इक्वल टू en का मतलब है इंग्लिश के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, मेरे HTML का पेज जहाँ भी देखा जाएगा, जिस भी कंट्री में देखा जाएगा, जिस लोकेशन पे भी देखा जाएगा, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। और नीचे एक और एग्जांपल देखो, मैंने और के बाद एक और एग्जांपल लिखा है, उसमें मैंने क्या लिखा है HTML lang इज इक्वल टू en, फिर हाइफन का साइन है, और उसके बाद मैंने लिख दिया यूएस मैंने कैपिटल में लिखा है, डबल कोट्स में इनक्लोज करके इसको। अब यहाँ पे इंग्लिश तो यूज़ होगी, लेकिन वो यूएस इंग्लिश यूज़ होगी। वहाँ पे सिंपल था पहले वाले में कि इंग्लिश यूज़ होगी, लेकिन यहाँ पे यूएस इंग्लिश यूज़ होगी। ठीक है, तो हम अपनी HTML जो हमारे पास प्रोग्राम है उसकी लैंग्वेज को डिक्लेयर कर सकते हैं कि उसकी लैंग्वेज किस टाइप की होगी। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ करने की है, प्रैक्टिकली करने की है, आपने ये प्रैक्टिकली करना है, तो प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है टाइटल एट्रीब्यूट। स्टूडेंट हमने पीछे टाइटल टैग के बारे में पढ़ा था। टाइटल टैग कोई बता सकता है कि टाइटल टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं और कहाँ पे होता है ये? कोई भी स्टूडेंट्स? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल टैग हमने पीछे भी यूज़ किया है। टाइटल टैग को जनरली हम हेड टैग के अंदर ही इनक्लोज करते हैं। और टाइटल टैग का मतलब क्या होता है कि जो मेरा वेब पेज होता है, वेब पेज के टाइटल के बारे में वो बताता है कि वेब पेज का टाइटल क्या है। लेकिन यहाँ पे हम टाइटल टैग की बात नहीं कह रहे, यहाँ पे हम जो बात कहने जा रहे हैं वो कहने जा रहे हैं टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में। स्टूडेंट्स, हमारे हर एक टैग एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। टाइटल एट्रीब्यूट मेनली एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है उस एलिमेंट के बारे में, साथ में टूल टिप भी कह सकते हैं हम। टूल टिप स्टूडेंट्स, आप सभी ने MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट किए होंगे। MS वर्ड की बात करते हैं। MS वर्ड में जब हम किसी टूल बार पे या रिबन में किसी टूल पे जाते हैं, अपने माउस पॉइंटर को किसी टूल पे लेके जाते हैं और कुछ देर तक माउस पॉइंटर को उस टूल पे रख देते हैं, तो आप देखते हो कि आपके माउस पॉइंटर के साथ एक रेक्टेंगल, एक येलो रेक्टेंगल वाला बॉक्स आ जाता है जिसमें कुछ टिप्स लिखी रहती हैं। जैसे मान लो मैं अपने माउस पॉइंटर को सेव के बटन के ऊपर लेकर गया, तो वहाँ पे टिप लिखी रहेगी सेव द डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो हमें हेल्प करने के लिए होता है। तो यहाँ पे भी टाइटल टैग का वही काम है, टाइटल एट्रीब्यूट का वही काम है। ये एक टूल टिप की तरह काम करता है जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी एलिमेंट के बारे में। तो हम क्या कह सकते हैं, द टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइंस सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जिसको हम टूल टिप भी कह सकते हैं, अबाउट एन एलिमेंट। नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा पी पैराग्राफ ब्रेक के लिए लिया मैंने, और पी के साथ मैंने एट्रीब्यूट लिया टाइटल इज इक्वल टू मैंने लिखा है पैराग्राफ ब्रेक, और फिर मैंने ये लिख दिया दिस इज़ ए पैराग्राफ। ये सॉरी TH अलग हो गया, इज अलग हो गया, ये इकट्ठा है, दिस इज़ ए पैराग्राफ। तो इसमें दिस इज़ ए पैराग्राफ एक पैराग्राफ है। जब यूज़र ब्राउज़र में इस कोड को रन कर रहा होगा और वो अपने माउस पॉइंटर को जैसे ही यहाँ पे इस पैराग्राफ पे लेके जाएगा, दिस इज़ ए पैराग्राफ, अपने माउस पॉइंटर को जैसे ही उसने इस पैराग्राफ पे लेके गया और कुछ देर इस पैराग्राफ पे उसने रखा, तो एक येलो रेक्टेंगल बॉक्स आ जाएगा जिसमें लिखा होगा पैराग्राफ ब्रेक, जो कि एक टूल टिप है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट HTML हॉरिजॉन्टल रूल। स्टूडेंट्स, हमने P टैग के बारे में पढ़ लिया पैराग्राफ ब्रेक के लिए, और एक मैंने पढ़ा है BR टैग लाइन ब्रेक के लिए। आपसे क्वेश्चन है कि लाइन ब्रेक में और पैराग्राफ ब्रेक में क्या डिफरेंस है। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि अगर मान लो मैं कुछ वेब पेज बनाने जा रहा हूँ और मैंने एक लाइन के बाद एंटर कर दिया, मान लो मैं नोटपैड में एक सोर्स कोड लिख रहा हूँ और सोर्स कोड में मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, मान लो एक पोएम लिख रहा हूँ, पोएम में मैंने एक लाइन लिखी और लाइन लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया, दूसरी लाइन लिखी, क्या वेब पेज पे भी ऐसा दिखाई देगा? सोच के देखो। तो मैं कहता हूँ नहीं, वेब पेज पे ऐसा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वेब पेज पे आपने बेशक वहाँ पे जब लिखते टाइम है आपने अलग अलग लाइन्स पे लिखा, लेकिन वेब बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ब्राउज़र है वो क्या करेगा, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देगा, लाइन ब्रेक है उनको रिमूव कर देगा। ये लाइन ब्रेक तब आएगी जब हम BR टैग का यूज़ करेंगे। तो BR टैग होता है लाइन ब्रेक के लिए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स P हमने पढ़ा था पैराग्राफ ब्रेक के लिए, और यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं HR टैग। HR की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है, एक लाइन ड्रा कर देगा ये आपके डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को सेपरेट करने के लिए बीच में मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तब हम HR टैग का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो HTML हॉरिजॉन्टल रूल क्या कहता है, द HR एलिमेंट इज यूज टू सेपरेट कंटेंट इन एन HTML पेज बाय यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल रूल। जो मैंने अभी आपको कहा है कि HTML डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को सेपरेट करने के लिए बीच में अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहता हूँ जिसको हम हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं, तब हम HR टैग का यूज़ करते हैं। ये नीचे यहाँ पर देख लो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा पी टाइटल इज इक्वल टू पैराग्राफ ब्रेक, ये तो चलो एक पैराग्राफ हो गया। उसके नीचे मैंने लिखा है HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूल के लिए, उसके नीचे एक दूसरा पैराग्राफ है। ये गलत हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज अनदर पैराग्राफ, लेकिन दिस इज अनदर पैराग्राफ में जो मेरा स्टार्टिंग टैग है, स्टार्टिंग पी टैग है, उसमें मैंने स्लैश लगाया है, स्लैश नहीं आएगा, ये गलती है, इसको ठीक कर लीजिए। जैसे ऊपर मैंने पी टाइटल लिखा है ना, वहाँ पे पी के साथ कोई स्लैश नहीं है, जबकि बंद करते टाइम पी स्लैश है। वैसे यहाँ पे दिस इज अनदर पैराग्राफ में से भी पहले जो पी है, इसके स्टार्टिंग में मैंने स्लैश लिखा है, वो नहीं आएगा। ये एक स्टार्टिंग टैग है, स्टार्टिंग टैग में स्लैश नहीं आता, एंड टैग में स्लैश आता है। तो इसमें क्या होगा, एक पैराग्राफ पहला आएगा जिसमें लिखा होगा दिस इज ए पैराग्राफ, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसके बाद होगा दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने दोनों पैराग्राफ को डिफरेंट अलग अलग कर लिया, बीच में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करके। तो स्टूडेंट्स हमने आज क्या क्या टॉपिक पढ़े, आज हमने पढ़ा हाइपरलिंक्स को बनाना, कैसे हम हाइपरलिंक बनाते हैं। हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं हाइपरलिंक बनाने के लिए, ठीक है, हाइपरलिंक बनाने के लिए एंकर टैग का यूज़ करते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि हाइपरलिंक कितने टाइप के होते हैं। हमने ये पढ़ा कि हाइपरलिंक 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल हाइपरलिंक और एक्सटर्नल हाइपरलिंक। जब एक ही पेज पे हम नेविगेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल हाइपरलिंक। जब हम एक पेज से या दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, दूसरे वेब पेज पे जाते हैं, तो उस लिंक को बोलते हैं हम एक्सटर्नल हाइपरलिंक। तो इंटरनल हाइपरलिंक बनाते हैं तो हमें 2 एट्रीब्यूट जरूरी चाहिए होते हैं, एक तो नेम और एक href, जबकि एक्सटर्नल हाइपरलिंक में हमारे लिए href ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि हम सिर्फ लिंक्स किसी वर्ड को नहीं बना सकते, हम किसी ग्राफिक्स, इमेज, पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो किसी को भी हाइपरलिंक बना सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने वहाँ पे जीमेल अकाउंट एक हाइपरलिंक यूज़ किया था, वहाँ पे मैं कोई इमेज भी ले सकता था। तो दूसरा हमने फिर पढ़ा स्टाइल एट्रीब्यूट। तो मैंने बताया था कि स्टाइल एट्रीब्यूट एक इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वैसे हम ये बता देते हैं कि हर एक HTML टैग का एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट में हम CSS की कोडिंग स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स मैंने पैराग्राफ ब्रेक लिया था P, और उसके साथ मैंने स्टाइल यूज़ किया, स्टाइल मैंने यूज़ किया कलर रेड, तो इसका मतलब जो मेरा पैराग्राफ होगा वो मेरा रेड कलर में आएगा। ऐसे ही नीचे स्टूडेंट्स हमने H1 हेडिंग लेवल यूज़ किया और मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ किया 60 पिक्सल्स, तो जो मेरा हेडिंग लेवल 1 आएगा इसका फ़ॉन्ट साइज रहेगा 60 पिक्सल्स का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने स्टाइल टैग को यूज़ किया। अगला हमने स्टाइल टैग को यूज़ नहीं किया, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ किया। स्टाइल इज़ नॉट ए टैग, स्टाइल इज़ ए एट्रीब्यूट। स्टाइल टैग भी होता है लेकिन उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे जब हम CSS की बात करेंगे। यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट की बात कह रहे हैं, स्टाइल टैग की बात नहीं कह रहे। द लैंग एट्रीब्यूट, लैंग एट्रीब्यूट हम जनरली HTML जो हमारा HTML टैग होता है उसका ही एक एट्रीब्यूट है, और ये लैंग्वेज को डिक्लेयर करने के लिए होता है कि हमारे वेब पेज की लैंग्वेज कैसी रहेगी। द लैंग एट्रीब्यूट ऑफ द HTML टैग डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है HTML लैंग इज इक्वल टू EN का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, और अगले ही लाइन में मैंने लिखा है HTML लैंग इज इक्वल टू EN-US, इसका मतलब US इंग्लिश रहेगी, ठीक है। तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने लैंग्वेज को डिक्लेयर करना हो कि हमारे वेब पेज की लैंग्वेज कैसे रहेगी। नेक्स्ट है टाइटल एट्रीब्यूट। स्टूडेंट टाइटल एट्रीब्यूट होता है टूल टिप्स के लिए। मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड एक्सेल में जब हम किसी भी टूल बार में, किसी भी टूल पे या रिबन में किसी टूल पे जाते हैं, माउस पॉइंटर को रखते हैं कुछ देर उस टूल के ऊपर, हॉवर करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके साइड में एक येलो कलर का रेक्टेंगल आ गया, या जिस पे कुछ ना कुछ टू हेल्पिंग सेंटेंसेस लिखे रहते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मान लो मैं सेव के बटन के ऊपर गया तो वो हमें दिखा रहा है सेव द डॉक्यूमेंट। तो वैसे ही हम भी टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करके टूल टिप बना सकते हैं। जैसे मैंने नीचे पैराग्राफ के साथ दिया है, मैंने लिखा P टाइटल इज इक्वल टू पैराग्राफ ब्रेक। इसका मतलब जैसे ही कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन आपके इस पैराग्राफ पे जाएगा तो उसके टूल टिप में वो पैराग्राफ ब्रेक को दिखा देगा। फिर स्टूडेंट मैंने हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में बताया जिसके लिए हम HR टैग का यूज़ करते हैं। ये टैग जनरली लाइन्स ड्रॉ करने के लिए होता है। जनरली आपके डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को सेपरेट करने के लिए बीच में मुझे कोई लाइन चाहिए, लाइन ड्रॉ करनी है, तब हम HR टैग का
यूज़ करते हैं। जैसे मैंने वो एक पैराग्राफ लिया था जिसमें मैंने लिखा था दिस इज़ ए पैराग्राफ और बीच में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, उसके बाद मैंने लिखा दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें एज इट इज़ दिखाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल्स को, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।